बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है नोबल गैसेस। आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? हम नोबल गैसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नोबल गैसेस क्या हैं, कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नोबल गैसेस कहलाते हैं और व्हाई आर दे कॉल्ड एज नोबल गैसेस। उसके बाद हम जो है वो इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ नोबल गैसेस। क्लियर है जी? तो हम शुरू करते हैं। नोबल गैसेस, आपके पास जो एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन एंड रेडॉन। ये आपके पास जो एलिमेंट्स हैं दीज आर फाउंड इन ग्रुप 8A। ओके, या इसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप, या इसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। और पीरियोडिक टेबल में इसी ग्रुप का नाम 18 भी लिखा जाता है। ओके, तो इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं नोबल गैसेस। इनका इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले हम इनके जो है वो एटॉमिक नंबर अगर हम देख लें या इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो इनकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या इनकी जो अकरेंस है वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इनके एटॉमिक नंबर्स। आपके पास हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 है और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपके पास हीलियम जो है वो 1s2 है। ओके, नियॉन जो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 एंड 2p6। ओके, आर्गॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ओके, इसी तरह हमारे पास जो क्रिप्टॉन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 एंड 4p6। क्लियर है? आपके पास जीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 5s2 एंड 5p6। ओके, और इसी तरह रेडॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 6s2 एंड 6p6। क्लियर हो गया यहाँ तक जी? तो उसके बाद हम बात करते हैं दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। व्हाई आर दे कॉल्ड एज नोबल गैसेस? तो इनका आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो वैलेंस शेल हैं, लास्ट वन शेल्स जो हैं वो क्या है? कंप्लीट है। उनके लास्ट वन शेल्स या वैलेंस शेल्स जो क्या है उनके डुप्लेट या ऑक्टेट जो है ये कंप्लीट है। तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के पास जो है ये एक स्टैंडर्ड है कि जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लास्ट वन शेल में जिसके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल होता है, वो कंप्लीट मींस कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। उसको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने की या किसी को भी इलेक्ट्रॉन देने की कोई जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते आम तौर पे, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास कंप्लीट है, स्टेबल हैं ये, लिहाजा इन्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या देने की। इसलिए इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है इनकी अकरेंस और जो है इनकी हम आइसोलेशन कैसे कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि इनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम जो है ये आपके पास फाउंड ऑन अर्थ, ये अर्थ पे ज्यादातर पाया जाता है। किस हालत में पाया जाता है? ये रेडियो एक्टिव डिके की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? रेडियो एक्टिव डिके की फॉर्म में। तो बच्चों, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? रेडियो एक्टिव डिके ये है कि अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन एमिट करता रहता है तो उसकी जो रेडिएशंस एनवायरनमेंट में फैलती हैं उन रेडिएशंस में आपके पास हीलियम मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ हीलियम प्लस 2। इन द फॉर्म ऑफ हीलियम प्लस 2 ये आपके पास इस तरह से मौजूद होता है हीलियम आपके पास अर्थ में। उसके बाद ये तो आपके पास जो है अर्थ में मौजूद होता है, ये कितनी हद तक मौजूद होता है? तो आपकी यूनिवर्स में हाइड्रोजन के बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन है?
वो हीलियम है। क्लियर हो गया? इसको हम जो है वो कैसे आइसोलेट करते हैं, या हीलियम अलग से अगर आपने लेना हो तो वो कैसे लेते हैं, वो असल में हम क्या करते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, मींस कि ये एयर में भी मौजूद होते हैं। एयर में अब कितना मौजूद होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपकी नोबल गैसेस हैं, दीज आर द 1% ऑफ एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर का 1% ये है। लिहाजा ये गैसेस की फॉर्म में होते हैं, मोनो एटॉमिक गैसेस की फॉर्म में होते हैं सारे के सारे, ठीक है, कलरलेस ऑर्डरलेस होते हैं। तो आप इन गैसेस को अलग कर सकते हैं बाकी गैसेस की निस्बत से, जो है बाकी गैसेस के साथ से। तो ये जो हीलियम है, ये लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हम क्या कर लेते हैं, इसे अलग कर लेते हैं। मींस कि इसकी आइसोलेशन कैसे होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल लिक्विफेक्शन, ठीक है। अब ये फ्रैक्शनल लिक्विफेक्शन कौन सी होती है? फ्रैक्शनल लिक्विफेक्शन ये है कि आप जो है उनके फ्रीजिंग पॉइंट की बेस पे उनको अलग कर रहे होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे जो है वो गैसेस को अलग कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम जो है हीलियम को अलग कर लेते हैं बाकी एयर्स के मिक्सचर से। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो उसके बाद हम बात करते हैं जी नियॉन की। नियॉन बहुत कम पाया जाता है। नियॉन तकरीबन मींस के आपके पास इसका 65,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेचुरल गैस या एयर के हों तो उसमें तकरीबन एक मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन होगा। मीन के इट इज द 65,000 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, 65,000 पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हाउ कैन वी आइसोलेट द नियॉन? नियॉन जो है इसको हम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से ही हासिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम पाया जाता है एयर में। लेकिन जब आपने लिक्विफेक्शन ऑफ एयर किया है तो ट्रेसेस ऑफ नियॉन भी आपको वहां पे एज एन बाई प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कैसे आइसोलेट करते हैं? एज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, एज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम बाई प्रोडक्ट फ्रॉम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, कि आपने लिक्विफेक्शन की एयर की, उसमें आपको जो है क्या मिलेगा? नियॉन मिलेगा एज एन बाई प्रोडक्ट। क्लियर हो गया जी? तो उसके बाद हम जो नियॉन है इसको इसके यूजेस क्या क्या हैं? तो नियॉन जो है ये वाहिद आपके पास ऐसा नोबल गैस एलिमेंट है जिसका रेडिश ग्लो होता है इन डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये क्या करता है? रेडिश ग्लो प्रोड्यूस करता है इन डिस्चार्ज ट्यूब। और इसका बाकियों के निस्बत आपके पास कौन सा ऐसा एज है? वो एज ये है कि जो नियॉन है आपके पास, ये वाहिद एलिमेंट ऐसा है जो बहुत ही ऑर्डिनरी से वोल्टेज या ऑर्डिनरी से करंट से बहुत ही इंटेंस कलर, इंटेंस ग्लो प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि हम यूजेस में पढ़ेंगे, हम इसे एडवर्टाइजिंग साइंस जो होते हैं, नियॉन साइन बोर्ड्स, उनमें यूज करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं जी आर्गॉन की। तो आर्गॉन जो है ये बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, ठीक है। आर्गॉन मींस के बाकी भी इनर्ट होते हैं, लेकिन ये जो आर्गॉन है इसका कोई भी कंपाउंड हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ही ये किसी के साथ कॉम्बिनेशन करता है, और ये भी बहुत कम अमाउंट में हमारे पास एयर में पाया जाता है। इसकी आइसोलेशन कैसे होती है? फ्रॉम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर, हम इसे भी लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से हासिल करते हैं। ये किस तरह का होता है? इट इज आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ठीक है। इट इज आल्सो कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, क्रिप्टॉन। और उसके बाद सॉरी आर्गॉन, क्रिप्टॉन की बात नहीं है, आर्गॉन की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास ये जो आर्गॉन है इसको हम कहाँ से हासिल करते हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से। जब आपने हीलियम नियॉन को अलग कर लिया तो आपके पास आर्गॉन के ट्रेसेस भी वहीं से मिलते हैं। और उसके बाद है हमारे पास जी क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो ये है हमारे पास, ये KrF2 की फॉर्म में हम इसे जो है वो इस तरह के कंपाउंड की फॉर्म में, मींस कि KrF2 से भी इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं क्रिप्टॉन को, या फिर इसे लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से या नेचुरल गैसेस से हम इसे अलग करते हैं क्रिप्टॉन को। तो उसके बाद हमारे पास आर्गॉन हम कहाँ से हासिल करते हैं? फ्रॉम लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से, ओके। उसके बाद ये जो आर्गॉन है ये बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, मींस के इट इज नोन कि ये कभी भी अपने कंपाउंड्स नहीं बनाता। और आर्गॉन को हम कहाँ से हासिल करते हैं? लिक्विफेक्शन ऑफ एयर से एज एन बाई प्रोडक्ट। और उसके बाद है हमारे पास क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन जो है ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस गैस की फॉर्म में एयर में मौजूद होता है, लेकिन ये बहुत ही फेयरली एक्सपेंसिव है। इट इज
फेयरली एक्सपेंसिव। अब ये फेयरली एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसकी बहुत कम मिकदार मौजूद होती है एयर में, तो इसे एयर से जो है वो अलग करना, आइसोलेट करना बहुत महंगा पड़ता है। हाँ, इसका एक ये जो कंपाउंड KrF2 है, हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, फिर वहां से हम क्रिप्टॉन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जीनॉन की, तो जीनॉन जो है ये सबसे कम एयर में पाया जाने वाला है, ठीक है। तकरीबन 0.08 पार्ट्स पर मिलियन मींस के ppm ये मौजूद होता है एयर में। क्लियर हो गया? 1 मिलियन पार्ट ऑफ एयर हो तो उसमें 0.08 पार्ट्स ऑफ जीनॉन होंगे। अब ये जो जीनॉन है, इसके भी बाकियों की तरह बहुत जो है वो अलग जो है या स्पेशल यूजेस हैं। जैसे कि क्रिप्टॉन का एक यूज है कि ये ग्रीन जो है वो ग्लो प्रोड्यूस करता है, ग्रीनिश या ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करता है, उसलिए जो है ये अपनी एक अलग खासियत रखता है। तो इसी तरह ये जो जीनॉन है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं, जिनको हम बोलते हैं जीनॉन फ्लोराइड्स या जीनॉन ऑक्साइड्स, ठीक है। ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, ओके। वाटर में बहुत कम डिसॉल्व होता है जीनॉन, लेकिन होता जरूर है। तकरीबन 110 ml पर लीटर या पर डीएम क्यूब ये वाटर में डिसॉल्व होता है एट 20 सेल्सियस, ओके। ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है लेकिन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास ये जो जीनॉन है ये मिलता कैसे, हम आइसोलेट कैसे करते हैं? इट इज आल्सो आइसोलेटेड फ्रॉम द लिक्विफेक्शन ऑफ एयर। जब आप लिक्विफेक्शन ऑफ एयर करवा रहे होते हैं तो बाकी गैसेस के साथ हम इसे भी वहां से अलग कर सकते हैं, इसे भी वहां से हम आइसोलेट कर सकते हैं। और एट द एंड हमारे पास है रेडॉन। अब ये जो रेडॉन है बच्चों, ये हमारे पास आम तौर पे नहीं पाया जाता बिकॉज इट इज रेडियो एक्टिव, ठीक है। तो ये असल में रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव डिके से ही हमें मिलता है, लाइक हीलियम। इट इज द आप ये कह सकते हैं कि इट इज द रिमेनिंग ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके। ये कौन से रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में हमें जो है रेडॉन मिलता है? तो अगर आपके पास रेडियम जो है उसका आपके पास 226 जो आइसोटोप है, ठीक है, अगर वो क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करे तो आपके पास रेडॉन बनता है, ठीक है, 222 रेडॉन, ओके। और साथ में हमारे पास क्या बनता है, हीलियम, ओके। हमारे पास क्या बनता है, हीलियम बनता है। तो इस तरह से हम रेडॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं या यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो रेडॉन आमतौर पे नहीं पाया जाता, लेकिन अगर हमने रेडॉन जो है इसकी अमाउंट लेनी हो तो वो हम कहाँ से लेते हैं, रेडियो एक्टिव डिके जो है वहां से हम रेडॉन को हासिल करते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास है जी इनकी कुछ जनरल सी करेक्टरिस्टिक्स। वो जनरल सी करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा लो होते हैं, इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज्यादा लो होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होती है। अगर हम देखें कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्यों हाई होती है, तो आप देख सकते हैं हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, आर्गन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्रिप्टॉन का भी, जीनॉन का भी और रेडॉन का। इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट है मींस के इनमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, निकालना बहुत मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी इसलिए बहुत हाई है और इसीलिए ये इनर्ट हैं या किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दूसरी बात हम करते हैं जी इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके वेरी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। इवन हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किसका है, हीलियम का। मींस के ये इनके इतने बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो कम होते हैं। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी उसी तरह से कम होते हैं, हीट ऑफ वेपराइजेशन भी कम होती है। अब उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इनके जो ऑक्टेट्स कंप्लीट हैं, तो जो बंदा हमारे पास इस सोसाइटी में भी अगर हम देखें कि जिस बंदे को जरूरियात उसकी अटैच होती हैं अगले के साथ, पिछले के साथ, मींस के वो सोसाइटी के अंदर हर एक के साथ जो है वो अटैच्ड है, उसकी जरूरियात अटैच है, तो आप देखेंगे उसका सोशल बिहेवियर उस बंदे की निस्बत बहुत बेहतर होगा जिसको कभी किसी से काम नहीं पड़ता। काम तो पड़ता है लेकिन हमारे ज्यादातर काम कौन से होते हैं कि हम पे करते हैं और काम ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमें कोई सोशल बिहेवियर या ऐसे कह लें कि किसी ताल्लुक की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती, हम जाते हैं, पे करते हैं और वापस ले आते हैं। लेकिन किसी बंदे ने जो है वो फलां से कह के काम करवाना हो, फलां से कहना हो कि फलां से कहना हो,
और किसी से पेमेंट जो है वो कुछ दिन डिले करवानी हो, किसी से पहले कुछ 4 दिन चाहिए हो, तो उस बंदे को जो है उस बंदे का आप सोशल बिहेवियर देखेंगे कि वो बेहतर होता है दूसरे के निस्बत जिसकी सारी जरूरियात जो है वो पॉकेट से पूरी हो रही होती है। इसी तरह इनका क्या सीन है कि इनके अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी की ने कोई जरूरत नहीं है, लिहाजा इसलिए जो है इनकी आपस में भी और किसी के साथ भी कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत लो होते हैं, इसीलिए इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो बहुत लो होती है, क्योंकि इनमें इंटरएक्टिव फोर्सेस या जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं वो बहुत कम होती हैं। लेकिन डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, इनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन इंक्रीज करती है। वो इंक्रीज इसलिए करती है बिकॉज द साइज ऑफ एटम, क्योंकि जैसे जैसे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है पोलराइज एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती जाती है। और एट द एंड अगर हम बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर की, तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, वो भी इसी वजह से कि साइज ऑफ एटम बड़ा होता जाता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। साइज ऑफ एटम बड़ा होने की वजह से होता क्या है कि उनके अंदर पोलराइज एबिलिटी जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब पोलराइज एबिलिटी की जो पॉसिबिलिटी बढ़ रही है उससे क्या होता है कि पानी में इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चों आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।